अस्सलाम वालेकुम। इस कहानी का ये चौथा हिस्सा है। पिछले तमाम हिस्सों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। अफ्रीका का ये साहिल बेआबाद था। कप्तान ने साहिल पर आते ही सबसे पहले ये काम किया कि तमाम मुसाफिरों को एक जगह इकट्ठा किया। इन्हें सरकारी तौर पर इतला दी कि जहाज़ डियोन शायर, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मलकियत था, तूफान में गिरकर डूब गया है। मुसाफिरों की चीखें निकल गई, हमारा सामान कहाँ है, हमारे जवाहरात कहाँ है, हमारा ख़जाना कहाँ है। कप्तान ने बड़ी मुश्किल से लोगों को चुप कराया। मुझे बड़ा अफसोस है कि आप बजाय खुदा का शुक्र अदा करने के कि आपकी जानें बच गई और आप अभी तक दौलत के पीछे पड़े हैं। आपकी सारी की सारी दौलत जहाज़ के निचले तह खाने में महफूज है। हम जल्द ही किसी बड़े शहर पहुंचकर कंपनी की तरफ से गोताखोरों की खिदमत हासिल करेंगे और सारे के सारे खजाने को समंदर की तह से निकाल लाएंगे। आपकी दौलत बहुत जल्द आपको वापस मिल जाएगी। लेकिन मुसाफिरों को मालूम था कि जो दौलत समंदर की तह में एक बार गर्क हो जाए वो दोबारा हाथ नहीं आया करती। इन तमाम परेशान हाल मुसाफिरों में अगर कोई मुसाफिर मुतमईन था तो वो ब्लैकबर्ड था। उसकी दौलत उसकी कमर के साथ लिपटी हुई उसके पास मौजूद थी। ये उसकी अक्लमंदी ही थी कि उसने ज़्यादा लालच नहीं किया था, वगरना उसका भी हशर वही होता जो दूसरे मुसाफिरों का हुआ था। फिर भी ब्लैकबर्ड अपनी खुशी को छुपाए हुए था और दूसरे मुसाफिरों के साथ वो भी झूठ मूठ का परेशान बना हुआ था। शाम होने से पहले पहले कप्तान तमाम मुसाफिरों को लेकर साहिल के करीब ही जंगल में आ गया। यहाँ उसने दूसरे जहाज़ियों के साथ मिलकर दरख्तों की शाखें काटकर औरतों और बच्चों के लिए अलग और मर्दों के लिए अलग झोपड़ियाँ बना डाली। फिर उन्होंने वहाँ आग का बहुत बड़ा अलाव रोशन किया। दरख्तों से कुछ जंगली फल तोड़कर उन्होंने पेट की आग बुझाई। कप्तान ब्लैकबर्ड के साथ आग के पास बैठकर गुफ्तगू करने लगा। और जंगल में सिर्फ इतने फल मौजूद थे कि हम लोग बड़ी मुश्किल से एक हफ्ता यहाँ गुजारा कर सकते थे। इसके बाद हमें यहाँ कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। ये तो ठीक है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि हम यहाँ से किस तरफ को जाएं? यहाँ से मगरिबी अफ्रीका का करीबी शहर कितनी दूर होगा? ब्लैकबर्ड के सवाल पर कप्तान ने जेब से एक मोमी नक्शा निकालकर ज़मीन पर फैला दिया और इसे गौर से देखने लगा। इस नक्शे की रोज से हम ब्रेडस्टोन के इलाके में हैं। यहाँ से करीबी शहर सिर्फ केप टाउन है, जो यहाँ से 1700 मील के फासले पर है। खुदाया, इतनी दूर! ब्लैकबर्ड का मुंह हैरत से खुल गया। कप्तान साहब, यह 1700 मील का फासला हम लोग पैदल कैसे तय करेंगे? और फिर इन बच्चों और औरतों का क्या होगा? आपका क्या ख्याल है कि हम इन दुश्वार गुजार जंगलों में औरतों और बच्चों के साथ इतना लंबा फासला तय कर सकेंगे? और फिर हमें कोई खबर नहीं कि रास्ते में कैसे कैसे मुर्दमखोर कबीले आबाद हो। कप्तान गहरी सोच में डूब गया। आपका अंदेशा बजा है मिस्टर ब्लैकबर्ड, लेकिन इसके सिवा और कोई चारा भी तो नहीं। अगर हमने इसी जगह ठहरे रहने का फैसला किया तो हम सब एक दिन भूख और प्यास से दम तोड़कर मर जाएंगे। मगर सवाल यह है कि हम सफ़र किस तरह करेंगे? पैदल चलने के सिवा और कोई चारा नहीं। ब्लैकबर्ड ने पूछा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम कश्ती में सवार होकर साहिल के साथ साथ ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दें? कप्तान ने माथे पर हाथ रखकर कहा, ब्लैकबर्ड साहब, आपको शायद मालूम नहीं कि कश्ती में सवार होकर खुले समंदर की तरफ चलना आसान है, लेकिन साहिल के साथ साथ तिरछी लहरों का सीना चीर कर चलना नामुमकिनात में से है। ऐसे मुखालिफ रुख के सफ़र में तो भाप का इंजन भी जवाब दे जाता है। फिर आप हमें क्या मशवरा देते हैं कप्तान साहब? कप्तान सोचने लगा। उसने टोपी उतार कर अपने बाल खुजाए और दोबारा सर पर टोपी ओढ़ते हुए बोला, मेरा ख्याल है कि अभी हम यहाँ तो एक रोज़ आराम करते हैं। इतनी देर में शायद कोई जहाज़ उधर से गुजरे। हम धुआं उड़ाकर इसे अपनी तरफ मुतवज्जा कर सकते हैं। ब्लैकबर्ड ने सवाल किया, और इस दौरान में अगर कोई जहाज़ भी इधर से ना गुजरा तो इस सूरत में क्या होगा? इस सूरत में हमें एक हफ्ते के बाद यहाँ से कूच करके किसी ऐसे जंगल में पड़ाव डालना होगा जहाँ हमें जंगल, फल और पानी मिल सके। कप्तान साहब, आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे हम लोग जंगल में पिकनिक मनाने आए हैं। आपका ख्याल है कि हम इन कमज़ोर औरतों और बच्चों के साथ इस तरह जंगल में ज़्यादा देर जिंदा रह सकेंगे? और फिर क्या इन जंगलों में दरिंदे हमें जिंदा छोड़ देंगे? और फिर आप इस हकीकत से आंखें क्यों बंद कर रहे हैं कि जनूबी अफ्रीका के ये इलाके आदमखोर कबीलों से भरे पड़े हैं? मिस्टर ब्लैकबर्ड, मुझे खुशी है कि आप बहुत ज़्यादा हकीकत पसंद वाक़िया हुए हैं। हमें इसी अंदाज में सोचना होगा। जो कुछ भी है हमारे सामने है। हमारी राह में बड़ी मुसीबतें और परेशानियां हैं, लेकिन इन सब के बावजूद हमें मुसाफिरों की जान बचानी है और इन्हें किसी न किसी तरह हिफाजत से केप टाउन तक पहुंचाना है। मगर कैसे? कैसे कप्तान साहब? अपनी हिम्मत से, खुदा पर भरोसे से। कप्तान के जवाब पर ब्लैकबर्ड कोई सवाल न कर सका। असल बात यह थी कि ब्लैकबर्ड को मुसाफिरों की जान की इतनी फिक्र ना थी जितनी फिक्र उसे ये थी कि किसी तरह वो अपनी जान और अपनी दौलत बचाकर अफ्रीका के महज़ब शहर केप टाउन पहुंच जाए ताकि वहां से किसी जहाज़ में सवार होकर लंदन पहुंच सके।
लेकिन अभी लंदन और केप टाउन का शहर एक ख्वाब मालूम हो रहा था। अनमोल लाल और लाखों रुपए की मालियत का याकूत ब्लैक बर्ड की कमर के साथ बंधा हुआ था। उसे तसल्ली भी थी और गम भी था। परेशानी भी थी कि कहीं कोई मुसाफिर रातों रात उसे हलाक करके उसकी कमर से साथ लिपटी हुई उसकी दौलत छीन कर ना ले जाए। फिर वो सोचता कि उसने तो किसी को भी अपनी छुपी हुई दौलत के बारे में नहीं बताया। फिर अपने ही आप उसे ख्याल आया कि क्या खबर किसी ने मंजरी कर दी हो, क्या खबर इन्हीं मुसाफिरों में से किसी को इल्म हो कि ब्लैक बर्ड की सारी दौलत महफूज है, जबकि उनकी ज़िंदगी भर की पूंजी समंदर में गर्क हो गई है। यह तो बहुत बुरी बात होगी। कप्तान ने अलाव में लकड़ी डालते हुए कहा, ब्लैक बर्ड साहब, अब आप भी आराम करें, सुबह सोचेंगे कि अगला कदम क्या उठाना है। मुझे तो नींद नहीं आ रही कप्तान साहब, कप्तान ने ज़रा सा मुस्कुरा कर कहा। आप तो इस जहाज़ के वाहिद मुसाफिर हैं जिसका कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, आपको तो नींद आ जानी चाहिए। नींदों तो इन मुसाफिरों की उड़ चुकी हैं जो हिंदुस्तान से करोड़ों रुपए की दौलत लूट खसूट कर विलायत ले जा रहे थे। ब्लैक बर्ड ने कहा, आपका फरमाना बजा है कप्तान साहब, खुदावंद का शुक्र है कि मैंने लालच नहीं किया और मद्रास से सिर्फ 3 कपड़े पहनकर चला आया। फिर भी जब इन औरतों और बच्चों को परेशान देखता हूँ तो दिल खून के आंसू रोने लगता है। ये इसलिए कि आप एक नरम दिल दीनदार इंसान है। काश जहाज़ के सभी मुसाफिर आप ही की तरह होते। मेरा ख्याल है शायद फिर हमारा जहाज़ कभी गर्क ना होता। आपका क्या ख्याल है ब्लैक बर्ड? ब्लैक बर्ड ने चौंक कर कहा, आप ठीक फरमा रहे हैं, बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। अच्छा शब बखैर, मेरा ख्याल है हमें सोने की कोशिश करनी चाहिए। खुदा हाफिज। कप्तान वही ज़मीन पर लेट गया और बहुत जल्द वो खराटे लेने लगा, लेकिन ब्लैक बर्ड को नींद नहीं आ रही थी। टॉम ज़रा परे अलाव के पास लेटा सो रहा था। दूसरी जानिब झोपड़ों में औरतों और बच्चे भी थोड़ा बहुत खा पी कर अब आराम कर रहे थे। मर्दों के झोपड़ों में मुसाफिर नहीं सोए थे। उधर से तेज तेज बातें करते, मौसम और तूफान को कोसते कप्तान को बुरा भला कहने की आवाज़ें आ रही थी। 2 मुसाफिर तो इस सदमे से ही मर गए कि उनकी दौलत समंदर में गर्क हो गई है। वो कश्ती में हिफाजत के साथ साहिल पर पहुंच गए थे, मगर जब कप्तान ने ऐलान किया कि जहाज़ गर्क हो गया है तो वो दिल को पकड़कर ऐसे गिरे कि फिर ना उठ सके। हाय री दौलत, तूने कितने इंसानों को मौत के घाट उतार दिया। इंसान सोने की तलाश में निकले और आखिर खाक में मिल जाए। सोना तो ना मिल सका, लेकिन अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। दाना लोगों ने सच फरमाया है कि इंसान को दुनिया में रहकर नेक और सादा ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। दौलत का पीछा कभी नहीं करना चाहिए। अगर दौलत ही दुनिया में सब कुछ होती तो अल्लाह के नेक बंदे, औलिया अल्लाह और बुजुर्गान दीन और नबी सारे के सारे दौलतमंद होते। लेकिन तारीख गवाह है कि इन लोगों ने बड़ी ही सादा ज़िंदगी बसर की, हमेशा सच बोला, इंसान के दुख दर्द में काम आए, खुदा को याद किया और यूं रहती दुनिया का अपना नाम रोशन कर गए। मगर जो लोग शैतान के बहकाने में आ जाते हैं वो दौलत का लालच करते हैं और दौलत की खातिर बुरे से बुरा काम करके दोज़ख में चले जाते हैं। ऐसे लोगों की ज़िंदगी भी दोज़ख भी होती है। इन्हें ना दिन का चैन नसीब होता है ना रात का आराम। यही हाल डूबे हुए जहाज़ों के मुसाफिर का था जो अफ्रीका के खौफनाक जंगल में बेयारो मददगार पड़े अपनी दौलत को याद करके रो रहे थे। दूसरे दिन मौसम खुशगवार हो गया। आसमान पर से बादलों का गिलाफ हट गया और सूरज चमकने लगा। तूफान गुजर जाने के बाद समंदर भी पुरसकून हो गया था। ऐसा लगता था जैसे कभी कोई तूफान नहीं आया था। डेवन शायद डूब चुका था। जहाज साहिल से 15 मील के फासले पर समंदर की तह में चट्टानों में टूट फूट कर फंसा हुआ था। खजाने के कमरे का लोहे का दरवाज़ा धमाके से टूट गया था और सारा सोना, जवाहरात के संदूक और ताजो तख्त ताउस समंदर की तह के साथ पत्थरों में पड़ा था। इस खजाने के मालिक मुसाफिर साहिल के जंगल में परेशान हाल बैठे अपनी किस्मत को रो रहे थे। कप्तान और ब्लैक बर्ड सलाह मशवरे के बाद वहां से कूच करने की तैयारियां कर रहे थे। कप्तान ने ऐलान कर दिया कि हम लोग जंगल केप टाउन का रुख करेंगे, जो यहाँ से 1700 मील के फासले पर है। किसी मुसाफिर को यकीन नहीं था कि वो खैरियत के साथ मंजिल पर पहुंच जाएंगे। दौलत तो उनकी गर्क हो चुकी थी, अब इन्हें अपनी ज़िंदगी की भी उम्मीद नहीं थी। औरतों और बच्चों का तो बुरा हाल हो रहा था। कप्तान ने इन्हें बेहद तसल्ली दी थी, मगर सिवाय ब्लैक बर्ड के एक भी मुसाफिर ऐसा नहीं था जिनके पास उम्मीद की एक किरण भी रोशन हो। ब्लैक बर्ड दिल में मुतमईन था। उस मक्कार और खुदगर्ज शख्स ने दिल में सोच रखा था कि वो हर कीमत पर अपनी जान और दौलत बचाएगा। उस मकसद के लिए अगर उसे सारे मुसाफिरों को कत्ल भी करना पड़े तो वो इससे भी दुरेग नहीं करेगा। हकीकत में ब्लैक बर्ड को दौलत की हवस ने इंसान से जानवर बना दिया था। उसके दिल में तो इस किस्म के जालमाना इरादे थे, मगर कुदरत ने उसके बारे में कुछ और ही फैसला कर रखा था। दोपहर के वक्त लोगों ने जंगल से कुछ फासले पर फल तोड़े और खा पी कर वहां से कूच करने की फिक्र में लगे थे कि अचानक उन्हें दूर से ढोल की आवाज़ आई। सबके कान खड़े हो गए। ढोल की आवाज़ जंगल के दरमियान से आ रही थी।
کپتان نے موقع کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے فوراً حکم دیا کہ عورتوں اور بچوں کو جھوپڑیوں میں چھپا دیا جائے۔ بلیک برڈ بھی پریشان ہو گیا۔ کپتان آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ڈھول کی آواز کیا ہے؟ کپتان نے گہرا سانس بھر کر کہا۔ اس کا جواب سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ جنگلی لوگوں کو ہماری آمد کا پتہ چل گیا ہے اور وہ ہماری تلاش میں ادھر آ رہے ہیں۔ کیا یہ لوگ ہمیں ہلاک کر دیں گے؟ میرا خیال ہے کہ وہ ایسا ہی کریں گے۔ میرے خدا! بلیک برڈ کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اسے اپنی موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آئی۔ یہ تو بہت برا ہوگا کپتان صاحب۔ پہلے ہمارے ساتھ کیا اچھا ہو رہا ہے مسٹر بلیک برڈ؟ ہمارا جہاز ڈوب چکا ہے، ہم جنگل میں اکیلے ہیں، ہمیں ہر مصیبت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ مگر ہم نہتے ہیں، ہم جنگلیوں کا مقابلہ کیسے کر سکیں گے؟ ہم مقابلہ تو کسی صورت میں نہیں کر سکیں گے۔ تو پھر کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے؟ ہم ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے۔ کپتان صاحب، وہ وحشی ہیں، ہم ان کی زبان بھی نہیں جانتے۔ بھلا انہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم ان پر حملہ کریں؟ جیسا کہ ہم نے سن رکھا ہے ہمارے ساتھ ویسا ہی ہوگا۔ یہ جنگلی ہماری عورتوں کو اغوا کر لیں گے، بچوں اور آدمیوں کو مار ڈالیں گے اور بس۔ ہمیں خدا سے دعا مانگنی چاہیے۔ وحشیوں کی ڈھول کی آواز اب قریب سے قریب ہو رہی تھی اور ان کے جنگلی نعروں کی آوازیں بھی ساتھ ہی سنائی دینے لگی تھی۔ مسافروں کا خوف کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ انہوں نے نیم مردہ عورتوں اور بچوں کو جھوپڑیوں میں چھپا کر اوپر درختوں کی شالیں ڈال رکھی تھی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کہ جنگلیوں کا مقابلہ کیوں کر کیا جائے کہ بے شمار تیر ان کے درمیان آ کر زمین پر گر گئے۔ بلیک برڈ کے ہونٹوں سے چیخ نکل گئی۔ وحشی جنگلی چیختے چلاتے ان کے قریب پہنچ گئے تھے۔ یہ تھا اس کہانی ڈوبتے جہاز کے راز کا چوتھا حصہ۔ اگلے پارٹ کے ساتھ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔